आरएसएस प्रमुख अब मुगल सल्तनत की प्रशंसा करने लगे हैं और उनको अब मुगल सल्तनत अच्छी लगने लगी है। तो जब हम इस पर सवाल उठाते हैं तो आएगा शायद हां कि राहुल गांधी लगातार भारत से बाहर, भारत की धरती से बाहर जो है बार बार सारी बातें बोल रहे हैं जो देश के अंदर सत्ता और सरकार कर रही है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, करप्ट पॉलिटिक्स को जन्म दे रही है, एक क्रूर पूंजीवादी समाज बना रही है, उसको लेकर बोलते हैं। तो क्या वो गलत करते हैं? और जो उनको लेकर के तमाम ऐतराज भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम सारे लोग करते हैं, तो क्या वो जायज है? इन्हीं सारी बातों को लेकर के आपसे आज चर्चा करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करनाल में थे और करनाल में उन्होंने जो बोला कि ब्रिटिश शासन से पहले, यानी जब मुगल शासन था, सुन लीजिए, उन्होंने कहा ब्रिटिश शासन से पहले जब मुगल शासन था, कहते हैं देश में 70% लोग शिक्षित थे और यह हमारा मॉडल अपने देश में लाए। तो उन्होंने कहा अंग्रेजों के कारण से हम अशिक्षित हो गए, बात समझिए। और कहते हैं उस समय जो मुगल पीरियड था जब 70% लोग शिक्षित थे, कह रहे हैं उस समय मुगल शासन में, तो इसका मतलब एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था, बेरोजगारी थी ही नहीं। आप समझिए क्या गजब ज्ञान दे रहे हैं। मोदी ये भी हम जानते हैं कि अंग्रेज इस देश पर हावी होने के पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अपने देश की 70% जनसंख्या साक्षर थी, शिक्षित थी, और उस शिक्षा के बलबूते सब लोग अपनी अपनी आजीविका का रास्ता खोज लेते थे, उसको प्राप्त कर रहे थे, बेरोजगारी लगभग नहीं थी। उसी समय इंग्लैंड में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी तो वहां 17% साक्षरता थी। यहां आने के बाद अंग्रेजों ने हमारी उस व्यवस्था को, जो हमारे 70% लोगों को शिक्षित रखती थी, उसको कबाड़खाने में डाल दिया। कबाड़खाने में डाला नहीं, वो यहां से ले गए अपने देश में उसको लागू किया और उनकी शिक्षा पद्धति को यहां लाया। तो 17% हम साक्षर बन गए, 70% वो साक्षर बन गए। ये इतिहास का सत्य है। वो व्यवस्था क्या थी? हमारे यहां पर शिक्षक सिखाता, सबको सिखाता, उसमें वर्ण जाति वगैरह भेद नहीं होता। आदमी अपना जीवन अपने बलबूते सिखा सके, यहां तक की शिक्षा सबको मिलती। गांव में जाके शिक्षक सिखाता था, इसलिए नहीं सिखाता था कि उसको अपना पेट भरना था, वो इसलिए सिखाता था कि शिक्षा देना उसका काम है, ज्ञान दान उसका कर्तव्य है, सिखाना उसका धर्म है, और गांव उसके आजीविका की चिंता करता है। इसका मतलब है, तो कभी तो आप मुगलों की बात करके, मुगलों के नाम ले करके और सब कुछ करके क्या कहते हैं कि बर्बाद कर दिया, और उसके बाद क्या कहते हैं भारत का शिक्षा मॉडल इंग्लैंड में लागू होने के बाद वहां 70% आबादी शिक्षित हो गई है। अब आप देखिए वो भारत का मॉडल लागू कर, और क्या कह रहे हैं, शिक्षा मॉडल से हमारे देश में 17% लोग शिक्षित रह गए। एक और नया आंकड़ा बता दिया कि हमारे देश में 17% ही शिक्षित है। भाई अब ये पता नहीं कहां से आंकड़े लाते हैं, आरएसएस के ज्ञान का तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरह से, और इस तरह से वो लगातार वो कहते हैं, अब कहते हैं सभी को सस्ती और सुलभ शिक्षा मिले। लेकिन जिस हरियाणा में ये भाषण दे रहे थे, उसी हरियाणा में तमाम शिक्षा की जो फीस थी वो डबल ट्रिपल नहीं, कई 100 गुना बढ़ा दी गई। मेडिकल कॉलेजेस की फीसें जो 50,000 होती थी वो 12 लाख कर दी गई, 50,000 से 12 लाख। आप कल्पना करें कितने 100% का है। तो ये स्थिति है। मोहन भागवत का अपना ही इतिहास है। तो यही वजह है कि आरएसएस के लोग वही लेके बस चल देंगे और सब वही गुणगान करेंगे, यही बोलेंगे। तो इससे लगता है कि साहब कितना ज्ञान। लेकिन जो इस देश का सबसे ज्ञानवान
और सबसे ज्यादा पढ़ा और सबसे ज्यादा काबिल व्यक्ति है और सबसे ज्यादा सरल और सच्चा व्यक्ति है। उसका नाम है राहुल गांधी, जो कांग्रेस का नेता। वो जब कुछ बोलता है तो उसे ट्रोल किया जाता है क्योंकि वो सच बोलता है, और वो भारत में भी वही बोलता है, भारत के बाहर भी वही बोलता है, अपने घर में भी वही बोलता है और अपने ऑफिस में भी वही बोलता है। तो यह एक सत्य है। तो जब वो सच बोलता है तो आप ट्रोल करते हैं। राहुल गांधी इन दिनों लंदन में है और लंदन में बोल रहे हैं, इसके पहले भी कई बार तमाम देशों में गए और वो एक्सपर्ट के तौर पे जाते हैं, प्रोफेसर के तौर पे जाते हैं और तमाम सारी चीजों में वहां बुलाए जाते हैं लेक्चर के लिए। उसके लिए वहां की यूनिवर्सिटीज उन्हें फीस देती हैं, पैसे देती हैं। तो आप ये समझिए। और जब ये स्थिति हो तब क्या है, राहुल गांधी पिछले जो है 7 बार जो विदेश गए और वहां पर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा, तो इस पर जो है क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कि विदेश की धरती पे भारत को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हों, विदेशी चैनल हों या फिर विदेशी जमीन हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संदिग्ध सी है। और अगर ये पहला समय नहीं, ये बार बार राहुल जी ने किया है। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तब भी भारत की वैक्सीन पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया। कहीं से अतिक्रमण हुआ तो जाके राहुल गांधी जी ने भारत की सेना की ऊपर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया और जाकर चीन के अधिकारियों के साथ जाकर बैठ गए। हमारे सेना के जवान शहीद हो गए तो कहते हैं कार बम में कुछ लोग मर गए। ये सोच राहुल गांधी जी की भारतीय सेना के प्रति है? कभी हमारे सैनिकों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि उनको थप्पड़ पड़े, क्या क्या कहते हैं। और इतना कमजोर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, भारत नहीं है, क्यों अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहें। मुझसे सवाल पूछा गया, अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कुछ वक्तव्य दिया है राहुल जी पर। अनुराग ठाकुर की जो पदोन्नति है वो उनके इस नफरती बयान के बाद हुई। अगर उन्होंने मंच से ये घृणित नफरती बयान करके दिल्ली के दंगे ना भड़काए होते तो शायद उनकी पदोन्नति भी ना होती, वो मंत्री राज्य स्तर के ही बने रहते। कैबिनेट मंत्री बनने के लिए उनको नफरत का सहारा लेना पड़ा, तो वो तो सबसे पहले पाठ ना पढ़ाए, वो मुझे बताएं किसने कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया इस देश में हिंसा भड़काने का। पहला सवाल। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे वो चीन हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, या जहां पर भी वो जाते हैं, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो ओमान हो, अबू धाबी हो, टोरंटो, जहां पर भी वो जाते हैं, वो देश के ऑपोजिशन के खिलाफ ही आग उगलते हैं। जब वो कहते हैं विदेशी धरती पर कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो वो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, क्रांतिकारियों का और हर भारतीय का अपमान करते हैं जो 2 जून की रोटी कमाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता है। और इसीलिए मैं पूछती हूं, जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग 2014 से पहले कहते थे क्या पाप किया कि हिंदुस्तान में पैदा हो गए, वो सम्मान बढ़ा रहे हैं देश का या देश का सिर झुकाने का काम करते हैं? और मैं आपके सामने एक सवाल बोलती हूं और पूछती हूं, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा एक दुनिया जहां पर अमेरिका और चीन लड़ रहा है, वहां पर हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है वो इस विश्व के लिए सौगात है और हमारी बड़ी अहम भूमिका होगी। इसको तो सिर माथे लेना चाहिए और ताली बजानी चाहिए भाजपा के लोगों को, लेकिन इन नासमझों को ना समझ है और ना देश से प्यार है। और वो भारत में भी वही बोलता है, भारत के बाहर भी वही बोलता है, अपने घर में भी वही बोलता है और अपने ऑफिस में भी वही बोलता है। तो यह एक सत्य है। तो जब वो सच बोलता है तो आप ट्रोल करते हैं। There's nothing defaming India in my Cambridge lecture. Last I recall the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, there's a lost decade of 10 years. There's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad. These were not things he said in India. These were things he said abroad. Right? So, I have never defamed my country. I'm not interested in it. I will never do it. Of course,
the BJP like to twist what I say. That's fine, and the media likes to sort of play it up. I mean, it gives you TRPs and all. But the fact of the matter is, the person who defames India when he goes abroad is the Prime Minister of India. Okay, that's a. You haven't heard his speech where he said Yes. where he said nothing happened in 70 years, right? Insulting every single Indian, insulting every single Indian's parents, grandparents. Well, that's what I said. Independence didn't happen in the independence is washed away. Yeah. Right. So if that's not an insult, what's an insult, right? Or saying that there was a lost decade, nothing happened in India for the last 10 years. So what about all these people who worked in India, who built India in those 10 years? Is he not insulting them? He's doing it in foreign soil. राहुल गांधी इन दिनों लंदन में है और लंदन में बोल रहे हैं, इसके पहले भी कई बार तमाम देशों में गए और वो एक्सपर्ट के तौर पे जाते हैं, प्रोफेसर्स के तौर पे जाते हैं और तमाम सारी चीजों में वहां बुलाए जाते हैं लेक्चर के। उसके लिए वहां की यूनिवर्सिटीज उन्हें फीस देती हैं, पैसे देती हैं। तो आप ये समझिए, और जब ये स्थिति हो तब क्या है, राहुल गांधी पिछले जो है 7 बार जो विदेश गए और वहां पर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा, तो इस पर जो है क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कि विदेश की धरती पे भारत को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। जब वो ये कहते हैं तो भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 10 बार 9 साल में जाकर के विदेशों में भारत को भी बदनाम किया, भारत के पूर्वजों को भी बदनाम किया और जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं और पार्टी है सबसे बड़ी, उसको भी बदनाम किया। तो ये तो मोदी ने किया। और राहुल गांधी क्यों? क्योंकि राहुल गांधी गलत नहीं बोलते। आज डिजिटल एरा का वक्त है, यदि वो वहां जाकर के कुछ और बोले तो बिल्कुल गलत होगा। आज तो जो यहां बोल रहे हैं वो भी डिजिटल वर्ड पे है और वहां बोल रहे हैं वो भी डिजिटल वर्ड पे है। तो यदि वहां जाके दूसरी बात बोलेंगे तो वहां पर उनकी खिंचाई होगी, कहा जाएगा आप तो झूठे हैं। तो राहुल गांधी के बारे में कोई झूठा नहीं कह सकता है, यही वजह है। तो उन्होंने जब पिछले साल हो गए थे तब उन्होंने ब्रिटेन में कहा था भारत की आवाज दबाई जा रही, भारत के लोगों की बात दबाई जा रही है। आइडिया फॉर इंडिया जो सम्मेलन था उसमें वो बोल रहे थे और वहां पर उन्होंने बोला था कि बीजेपी सरकार जो है हमले बोलती है और जब विपक्ष की और आवाज और देश की आत्मा को खत्म करती, ईडी सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती, इन सारी बातों पे बोला था। 2018 में वो ब्रिटेन और जर्मनी दोनों जगह गए थे और वहां कहा था कि लोगों की समस्याएं सुलझाने और उनके गुस्से को करने के लिए उनका फायदा उठाया जा रहा है, किस तरीके से उनको किया जा रहा है। भारत में रोजाना 400 लोगों का रोजगार छिनता है, ये 2018 में उन्होंने कहा। तो आप समझिए, चीन हर रोज 50,000 लोगों को रोजगार देता है जबकि भारत 400 लोगों का रोजगार छीनता है। ये 2018 में राहुल गांधी ने कहा था जर्मनी और ब्रिटेन में, और ये वैश्विक आंकड़े हैं इसलिए दुनिया उससे मैच कर लेती है, तो इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं जो पब्लिक डोमेन में है, तो आप समझिए। तो इस तरीके से स्थिति है और इस तरह जो है उन्हें वो किया जाता है। 2018 में राहुल गांधी मलेशिया गए थे, वहां पर भी उन्होंने अपने उस पर कहा था लेक्चर में कि नोटबंदी सबसे गलत डिसीजन है और इससे देश की इकोनॉमी बर्बादी की स्थिति में आई। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं नोटबंदी के प्रस्ताव को कचरे में फेंक देता, क्योंकि मैं इस फाइल को नहीं बर्दाश्त कर सकता जो देश की इकोनॉमी बर्दाश्त करे, देश को बर्दाश्त करे, देश के रोजगार छीनने का काम करे। इसी तरीके से 2018 में वो सिंगापुर गए थे, वहां पर भी उन्होंने यही बात कही थी कि चुनाव जीतने के लिए नफरत और हिंसा का सहारा जो है भारतीय जनता पार्टी जैसे कुछ दल लेते हैं और किस तरीके से झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी उसमें शामिल है, भी शामिल है, सब है, तो आपके सामने है। तो इस तरह की स्थिति, जाति धर्म और इन सब की राजनीति करते हैं, तो आप ये समझिए। तो वहां पर भी वो सिंगापुर के कुआन सी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में डिस्कशन में बोल रहे थे। तो मैं ये बता रहा हूं ना कि वो जहां जाते हैं कोई न कोई इंस्टीट्यूशन बुलाता है, उन्हें लेक्चर के लिए बुलाता है, वो कोई ऐसे नहीं जाते हैं कि ऐसे जा रहे हैं। 2018 में ही वो बहरीन भी गए और वहां पर भी जॉब क्रिएट करने के मामले को लेकर के उन्होंने बात की थी कि भारत को बेरोजगारी में ढकेला जा रहा है और बेरोजगारी में ढकेलने की बात को लेकर के उन्होंने बोला था। 2017 में आप याद करिए, उन्होंने अमेरिका में बोला था कि आज नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है और नफरत और हिंसा की राजनीति किस तरीके से हो रही थी, मॉब लिंचिंग हो रही थी,
बहुत सारी चीजें आ रही थी और पूरी दुनिया के डोमेन में था, तो कैसे क्या राहुल गांधी झूठ बोल देते। उन्होंने वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में संबोधित किया था, तो नरेंद्र मोदी की तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या उनके भाजपा के नेताओं की तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो नहीं बोल रहे थे, तो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में बोल रहे थे। तो यह स्थिति, और विपक्ष का काम है आईना दिखाना, वही तो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी को क्यों घेरा जाता है? क्योंकि ये जानते हैं, घबराते हैं कि हिंदुस्तान के डीएनए में कांग्रेस है, गांधी नेहरू परिवार का एक एरा है, और वो जब आ जाता है तो ये सरकार खतरे में पड़ जाएगी। ये जो फर्जी कट्टर वाले लोग हैं, ईमानदार जो कहें या जो भी कह दीजिए, सबसे बड़े सत्तावादी जो हैं, इनको इनके सिंहासन पे, इसलिए तो ये सच, यही वजह है। तो जो कहते हैं अशोक रावत साहब कि जिस तरीके तुम्हें एक दिन सितम सहने की आदत मार डालेगी, बचे भी रह गए तो सियासत मार डालेगी। तो साहब मरने के लिए तैयार रहिए आप, या तो वो करिए या फिर लड़के शान के साथ जिए तो सिर उठाकर जिए, अंजाम जो भी हो हमें मालूम है, हमको ये चाहत मार डाले। तो साहब कोई बात नहीं, हम घिसट घिसट के मरे, उससे अच्छा है सीधे मरेंगे, सच कह के मरेंगे, अंतरात्मा को तो शांति हो। इसके साथ बात समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि सच को जानिए, पहचानिए। सच को जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका भविष्य तो बर्बाद है ही, आपके बच्चों, आपकी बेटियों और सबका भविष्य बर्बाद होगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। फैसला आपका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।